प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है कि ब्रिटिश आगमन के पश्चात परंपरागत उद्योगों का पतन, अर्थात भारत में अनौद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यह टॉपिक आपकी महाविद्यालयी परीक्षा, विद्यालयी परीक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में यहाँ से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में अनौद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। 18वीं शताब्दी के मध्य से भारत के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में ब्रिटिश सत्ता के हस्तक्षेप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत पर ब्रिटेन के आर्थिक नियंत्रण का सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि परंपरागत भारतीय हस्त उद्योग समाप्त होने लगे। लगातार हो रहे औद्योगिक पतन की इस प्रक्रिया को ही अर्थव्यवस्था में अनौद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता उत्तम थी। विभिन्न उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि भारत में आयात करने लायक कोई आवश्यक वस्तु नहीं थी। भारतीय उत्पादों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता था, जबकि भारतीय बाजारों में भी इनकी बहुत अच्छी मांग थी। भारतीय उद्योगों में कपड़ा उद्योग काफ़ी विकसित था तथा यह भारत का सर्वप्रमुख उत्पाद था। रंगाई के काम में आने वाली वस्तुएं जैसे नील तथा चीनी भी प्रमुख औद्योगिक उत्पाद थे। कृषि आधारित अन्य उद्योगों में तेल, तंबाकू, अफीम और नशीले पेय पदार्थ का भी प्रमुख स्थान था। खनन उद्योग अविकसित अवस्था में था, लेकिन भारत अपनी लोहे की आवश्यकता को पूर्ण करने में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर था। जहाजरानी एक अन्य महत्वपूर्ण और विकासशील उद्योग था। भारत में उत्पादित विभिन्न विलासिता की वस्तुओं का स्थानीय उपभोक्ताओं में राजा और रजवाड़ों का प्रमुख स्थान था। भोग विलासिता की वस्तुएं एवं बनने वाले विभिन्न हथियारों की खपत इसी लोगों के मध्य थी। भारतीय वस्तुएं खासकर कपड़े के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण खरीदार देशों से काफ़ी मात्रा में सोना और चांदी भारत आने लगा, क्योंकि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। व्यापार संतुलन के भारत के पक्ष में होने का मतलब यह है कि हमारा आयात कम था और निर्यात अधिक था। यूरोपीय देशों में इस आर्थिक अस्थिरता का प्रमुख कारण पश्चिमी विचारक निषेधात्मक व्यापार संतुलन अर्थात आयात अधिक और निर्यात कम को मानते थे। अतः यूरोपीय कंपनियों की इस व्यापार नीति का विरोध होने लगा। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारत के साथ होने वाला व्यापार दलाली किस्म का व्यापार था, जिसमें यूरोपीय व्यापारी कम दाम पर भारत से वस्तुएं खरीदते थे और ऊंचे मूल्यों पर एशियाई, अफ्रीका तथा दूसरे देशों में बेचते थे। भारत के विदेशी व्यापार और उद्योग पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के बाद 6 दशकों तक का काल व्यापारिक पूंजी द्वारा भारत के शोषण का काल था। इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में प्राप्त करने के साथ ही कंपनी ने बंगाल में लूट खसोट, चुंगी मुक्त अंतर्देशीय व्यापार, क्योंकि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को दस्तक अर्थात फ्री पास की सुविधा मिलने के कारण वे बिना चुंगी दिए व्यापार करने लगे थे। कंपनी ने प्रतियोगिता से बचने के लिए मुक्त व्यापार को हतोत्साहित करना प्रारंभ किया और स्थानीय बाजार में अपने माल की खपत बढ़ाई। इन मालों के उत्पादकों को जबरदस्ती कम दाम पर अपनी चीज़ों को कंपनी के हाथों बेचने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारतीय वस्तुओं के एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता वर्ग राजा रजवाड़ों का पतन हो गया। इसको साधारण प्रकार की मांगे तो पहले की तरह ही बनी रहीं, लेकिन असाधारण प्रकार की मांग समाप्त हो गई, क्योंकि इन असाधारण मांगों का स्रोत कौन था? हमारे राजे रजवाड़े थे, जो हस्तकला और शिल्प से बनी हुई वस्तुओं के खरीदार थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना ने मांगों की संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। यानी परंपरागत परिधान के स्थान पर अब अंग्रेजी रंग ढंग के लिबास और परिधान का प्रचलन बढ़ गया। इसके अंतर्गत नए एवं यूरोपीय आदर्शों का उदय हुआ। ये नई प्रकार की मांगें ब्रिटिश शासक वर्ग के साथ साथ उन भारतीय शासक वर्गों की ओर से भी की गईं, जिन्होंने ब्रिटिश शासक वर्ग का अनुसरण आरंभ कर दिया था। इनके साथ साथ भारत में अन्य वर्ग जैसे जमींदार, शिक्षित वर्ग आदि ने भी ब्रिटिश शासक वर्ग का अनुसरण आरंभ कर दिया। उससे भारतीय आदर्शों पर आधारित मांगों को पूरा करने में भारतीय परंपरागत उद्योग असफल रहे तथा स्वदेशी वस्तुओं की मांग के पतन ने इन उद्योगों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाला। भारतीय दस्तकारी परंपरा एवं परंपरागत उद्योगों के इस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने एवं अन्य व्यापार संघ जैसे संगठनों का पतन प्रारंभ हो गया। इनके पतन में भारतीय दस्तकारी परंपरा को अत्यधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ब्रिटिश व्यापार नीति ने भी भारतीय औद्योगिक आयातों की मांगों को प्रभावित किया। ब्रिटेन में मशीन द्वारा बनी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया। 1813 के बाद एक तरफा मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया, विशेष रूप से सूती वस्त्र क्षेत्र में, लेकिन ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले उत्पादों पर प्रशुल्क व्यवस्था लागू की गई थी। इस प्रकार की व्यापार नीति के कारण भारतीय उत्पादों की मांग आंतरिक क्षेत्र के साथ साथ विदेशों में भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। दूसरी ओर भारत से कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे ब्रिटेन के उद्योगों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के इस प्रकार के उद्योग की पतन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में रेलवे की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। रेलवे के विकास के कारण दूर दराज के क्षेत्रों पर भी औपनिवेशिक शासन का प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक प्रभावित उद्योग उस काल में सूती वस्त्र उद्योग था। इसके अतिरिक्त प्रभावित होने वाले अन्य उद्योग
रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, लोहा, कागज एवं सीसा उद्योग प्रमुख थे। अब इसका परिणाम क्या रहा? दुष्प्रभाव तो पड़ा हस्तशिल्प उद्योग पर, लेकिन इसका परिणाम क्या रहा? तो परिणाम हमेशा सकारात्मक परिणाम भी होते हैं और नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। परिणाम के रूप में जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि परंपरागत उद्योगों के पतन से एक महत्वपूर्ण उत्पादी क्षेत्रों के पतन के साथ साथ महत्वपूर्ण व्यावसायिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक केंद्रों का भी, जैसे सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद आदि का पतन हो गया, क्योंकि परंपरागत उद्योगों के पतन ने इन केंद्रों की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। साथ ही साथ इसकी पूर्ति आधुनिक उद्योगों के विकास से नहीं हो पाई थी। दूसरा, दस्तकार एवं श्रमिक वर्ग का पतन एवं उनका कृषि कार्य से धीरे धीरे जुड़ना, क्योंकि अभी तक उद्योग में लगे हुए थे इसलिए कृषि कार्य से ये दूर हो गए थे। लेकिन अब जब परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ तो कृषि के साथ जुड़े, और कृषि के साथ जुड़ने पर कृषि पर अत्यधिक दबाव पड़ा। जुड़ना तत्कालिक आर्थिक संरचना के महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है। उस प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र पर अधिक भार एवं अत्यधिक दबाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार की प्रक्रिया का कारण उस काल में वैकल्पिक सेवाओं का उपलब्ध नहीं होना था। कृषि पर इस प्रकार के अधिक भार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। दूसरी ओर ऐसे वर्ग जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उनके पास ना तो भूमि थी और न साधन था, अतः वो अब कृषक श्रमिक के रूप में इस व्यवस्था में स्थापित हुए। परंपरागत उद्योगों के पतन के कई सकारात्मक पहलू भी थे। यद्यपि इसका प्रत्यक्ष एवं गंभीर प्रभाव अर्थव्यवस्था पर दृष्टिगोचर होता है, लेकिन एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इन उद्योगों का पतन एक कारक के रूप में था, जो कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। क्योंकि अभी तक क्या था, हम परंपरागत रूप से खेती कर रहे थे और हम कुछ नया सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति आई तब हमने एक नई अर्थव्यवस्था के बारे में या आधुनिक अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना शुरू किया। ऐसी परिस्थितियां जो कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं के लिए आवश्यक थी कि उत्पन्न आवश्यकता को उत्पन्न करने के लिए सामंतवादी आदर्शों से प्रभावित उद्योगों का पतन एक कारक के रूप में था। परंपरागत उद्योगों के पतन के फलस्वरूप भारत में औद्योगिक बाजार का विकास हुआ। इससे इस बाजार में देसी एवं विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता को बल मिला। भारत का एक विस्तृत औद्योगिक बाजार के रूप में प्रस्तुतिकरण हुआ, यानी जो अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वह बाजार की अर्थव्यवस्था के रूप में तब्दील होना शुरू हो गई, जिससे विनिमय प्रणाली के आधुनिक स्वरूप का विकास हुआ। इस प्रकार के विकास के अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र का दूसरे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ना, ग्रामीण क्षेत्र का शहरी क्षेत्र से जुड़ना तथा शहरी क्षेत्र के माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास को बल मिलना। अर्थात अब जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ इसका जुड़ाव प्रारंभ हो गया। विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ना इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी घटना थी। इस प्रकार का विकास भोग विलासिता की वस्तुओं
एवं सैनिक आवश्यकता की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह दैनिक जीवन की वस्तुओं से भी जुड़ गया। परंपरागत उद्योगों के पतन के फलस्वरूप मध्यकालीन हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े वर्गों का परिवर्तन आधुनिक श्रमिक वर्ग के रूप में हुआ। इस पतन ने आधुनिक उद्योग के विकास के आधार को तैयार किया तथा समाज में एक मजदूर वर्ग का विकास हुआ, जो कि नई स्थापित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग थे। मजदूर वर्ग का उदय एक ऐतिहासिक गतिशीलता को बतलाता है। इस वर्ग की बाद के काल के सामाजिक आर्थिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अर्थात जो मजदूर वर्ग का उदय हुआ उसका नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। धन्यवाद।